वेलकम बच्चों। आज देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कुल बेटा 11 क्वेश्चन इसमें हैं, 11 क्वेश्चन, और उन क्वेश्चनों के साथ साथ थोड़ी इधर उधर की मैं थियरी भी डिस्कस करूंगा। अपने आप में 11 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं और ध्यान से पढ़ेंगे तो इससे लिंक क्वेश्चन आपको, प्रॉब्लम आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम्पलर से। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। सिंगल करेक्ट चॉइस के हैं। पहला क्वेश्चन है, मतलब एक ही इसमें ऑप्शन सही है। क्या लिखा है? टू चार्ज पार्टिकल हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रैवर्स आइडेंटिकल हेलिकल पाथ, जो आइडेंटिकल हेलिकल पाथ बना रहे हैं इन ए कंप्लीटली अपोजिट सेंस। मतलब आइडेंटिकल तो है लेकिन एक ऐसे घूम रहा होगा तो एक ऐसे घूम रहा होगा, कंप्लीटली अपोजिट सेंस। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू बी नॉट के, दे हैव इक्वल। तो अब क्या है? दे हैव इक्वल जेट कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, they must have equal charge, they necessarily represent a particle antiparticle pair, the charge to mass ratio satisfy E by m1 plus E by m2 equal to 0। अब क्या सही है जरा इसको चलिए देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा स्टडी किया जाए कि कैसे हेलिकल पाथ बनता है। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से ही थीटा एंगल पे अगर क्या है मूव करता है तो याद रखिएगा चार्ज पार्टिकल का पाथ हेलिकल बनता है। तो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड दी गई है। ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड दी गई है और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल ये थीटा एंगल पे प्रवेश कर रहा है। ये देखिए थीटा एंगल पे इस तरह से प्रवेश कर रहा है, ऐसे। ये देखिए थीटा एंगल पे प्रवेश कर रहा है, मतलब थीटा एंगल पे मूव कर रहा है। तो क्या इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे? एक देखिए, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा v cos थीटा, एक जो होगा वह क्या होगा? वह v sin थीटा होगा कि नहीं? अब क्या होगा? v cos थीटा कहेगा आगे चलो और v sin थीटा कहेगा परपेंडिकुलर चलो, जिसके कारण क्या हो जाएगा? इसका पाथ जो है, इसका पाथ ये देखिए, जिसके कारण इसका पाथ क्या हो जाएगा? हेलिकल हो जाएगा। मतलब स्प्रिंग के फॉर्म में होगा। एक कहेगा आगे चलो, एक कहेगा ऊपर। ये जेड एक्सिस है, ये जो है वह जेड एक्सिस है। ठीक है, तो इस तरह से इसका रोटेशन होगा। अब जैसे यहां पर दो चीजें आती हैं, एक रेडियस आता है, तो रेडियस जो होता है वह परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण होता है। ये देखिए यम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, या आप यहां से क्यू बाई यम की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यू बाई यम इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये देखिए क्यू बाई यम इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई यम इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी साइन थीटा अपॉन कितना? आर भी हो जाएगा। आप यहां से चाहे तो पिच भी निकाल सकते हैं, पिच। चलिए भाई, अगर पिच निकाला जाए तो क्या होगा? पिच क्या होता है? पिच किसके कारण होगा? V पैरेलल और T के कारण होगा। ये देखिए पिच जो होगा वह क्या होगा? पिच जो होगा यानी पिच जो है वह V पैरेलल इंटू T के कारण है। तो T क्या होता है? 2 पाई m अपॉन QB, और ये देखिए ये V क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। या यहां से Q बाई P क्या हो जाएगा? Q बाई V इक्वल टू Q बाई M इक्वल टू, देखिएगा Q बाई M इक्वल टू क्या? देखिए यहां से Q बाई M कितना हो जाएगा? Q बाई M जो है यहां से 2 पाई V cos थीटा अपॉन B और पिच हो जाएगा कि नहीं? इस तरह से ये Q बाई M का रेशियो निकला। अब चलिए, इतनी चीजें तो हमको जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं। अब देखिए इतना सब लोग जानते हैं लेकिन तब भी उसके बाद क्वेश्चन से डरते हैं। इतना चीजें जानना जरूरी है। क्या कहते हैं? इक्वल जेट कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। पहली बात ये याद करिए, यहां पे जो मैग्नेटिक मोमेंटम होगा वह जेट कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि देखिए वेलोसिटी जो है, ये देखिए पहला एक ऑप्शन को भाई मैं डिस्कस कर रहा हूं, ऐसा किताबों में भी बेटा एक्सप्लेनेशन में नहीं दिया होगा। तो प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिए और एक एक क्वेश्चन, ये 11 क्वेश्चन आपके बहुत ही कीमती होंगे, और समझ लीजिए कि पूरे मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म की एक तरह से थियरी को ये कंप्लीट कर देगा। तो ये बताइए यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वह कितनी हो जाएगी? v इक्वल टू
v cos थीटा आई कैप। आई कैप का मतलब क्या हो गया, जैसे यहां पे इस तरह से अगर प्रवेश कर रहा है तो मान लीजिए दो तरह से ये मैग्नेट, एक हो जाएगा के कैप हो जाएगा और ये ऊपर की तरफ पर जे कैप है, के कैप प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ये देखिए बी साइन थीटा। अब जे कैप में भी हो सकता है या आपका क्या हो सकता है, आई कैप में भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी दो कंपोनेंट में है, केवल जेड में तो है नहीं, देखिए केवल जेड में तो है नहीं, दो कंपोनेंट में वेलोसिटी यहां पे दी गई है। तो क्या ये दे हैव इक्वल जेड कंपोनेंट ऑफ मोमेंटा, ये सही होगा, ये गलत है। फिर लिखा दे मस्ट हैव इक्वल चार्ज, अगर वो इक्वल चार्ज होंगे, मस्ट कह दिया है, दे मस्ट हैव इक्वल चार्ज, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों समान चार्ज हैं, ठीक है, वो अपोजिट भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर दोनों समान हैं लेकिन वेलोसिटी उनका अलग अलग है, एक इधर से प्रवेश कर रहा है और एक इधर से मान लो प्रवेश कर रहा है, ये तो नहीं लिखा है कि इसी कैसे ही प्रवेश कर रहा है, तो चार्ज समान रहेंगे लेकिन वेलोसिटी एक दूसरे के विपरीत है, जिसके कारण उनका पाथ क्या होगा, ठीक है, अपोजिट सेंस का बनेगा। तो ये मस्ट नहीं है, दे मस्ट हैव इक्वल चार्ज, ये भी क्या है, गलत है। दे नेसेसरली रिप्रेजेंट ए पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल पेयर, मतलब देखिए ये भी क्या करा कि एकदम ये होना ही क्या चाहिए कि एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल हो। आप जानते हैं पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही पॉजिट्रॉन पे चार्ज होता है, लेकिन नेचर अपोजिट होता है और दोनों का मास समान होता है। एक बार बच्चा कहेगा कि अरे सर ये तो एकदम डेफिनेटली सही है, आपका चार्ज क्या है, पॉजिटिव है और दूसरे का चार्ज निगेटिव है, तो अपोजिट सेंस तो हो ही जाएगा रोटेशन का, ठीक है सही है, ये भी ऑप्शन है, लेकिन कह रहा कि नेसेसरी यही होना ही चाहिए, नहीं, एकदम नेसेसरी थोड़ी होनी चाहिए, मस्ट थोड़ी होना चाहिए, क्योंकि उसमें यह भी तो हो सकता है कि एक चार्ज इधर से प्रवेश करे, एक चार्ज इधर से प्रवेश करे और दोनों चार्ज सेम नेचर के हों, लेकिन क्या है, उनकी वेलोसिटी एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है, जिसके कारण उनका अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। जैसे इधर से जब चार्ज प्रवेश करेगा तो उसका अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे होगा, और जब इधर से प्रवेश करेगा तो उसका रोटेशन कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि नहीं। तो क्या ये मस्ट जो वर्ड बोला है, क्या ये सही हो सकता है? अगर नॉर्मल में देखा जाए तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन एकदम आवश्यक नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये एक इधर से चार्ज प्रवेश करे, एक इधर से चार्ज प्रवेश करे, तो एक इधर से रोटेट करे और एक इधर से रोटेट करे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इसीलिए ये भी सही नहीं है, ठीक है। अब क्या है, लास्ट तीसरा, ये भी सही नहीं है। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, द चार्ज टू मास रेशियो सेटिस्फाई ई बाई m1 प्लस ई बाई m2 इक्वल टू 0। ये बताओ कि Q की जगह यहां पर m है, अगर अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन है, अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन है, तो इसका मतलब Q बाई m का रेशियो, एक Q बाई m का रेशियो क्या होगा, पहले के लिए Q बाई m का रेशियो पॉजिटिव होगा, भाई पहले के लिए Q बाई m का रेशियो क्या होगा, ये देखिए पहले के लिए Q बाई m का रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये देखिए, और दूसरे के लिए Q बाई m का रेशियो क्या होगा, ठीक है, निगेटिव होगा, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। दोनों को जोड़ेंगे, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो Q बाई m1 और Q बाई m2, Q की जगह ये E है, ये देखिए दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो एकदम पक्का है कि डी वाला ऑप्शन है कि द चार्ज टू मास रेशियो सेटिस्फाई E बाई m1 प्लस E बाई m2 इक्वल टू 0, मतलब इसको क्या कर रहा है, वह सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपका हो गया 4.1। अब हम लोग 4.2 की तरफ चलते हैं। देखिए 4.2 सिंगल करेक्ट चॉइस में भी है, क्या कर रहा है कि बायो-सेवर्ट लॉ इंडिकेट्स दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड सच दैट, मतलब बायो-सेवर्ट लॉ ये इंडिकेट कर रहा है कि मूविंग इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब अगर कोई चार्ज मूव करता है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसमें B परपेंडिकुलर टू V होगा, B पैरेलल टू V होगा, इट ओबे इनवर्स क्यूब लॉ, इट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए देखते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे क्या चीजें हैं। सबसे पहले बायो-सेवर्ट लॉ होता क्या है, देखिए बायो-सेवर्ट लॉ, किसी भी स्मॉल एलिमेंट के कारण, जैसे मान लीजिए डीएल है, उसके कारण अगर थीटा एंगल पे r डिस्टेंस पे यहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है,
तो जो बायो सेवर्ट लॉ होता है dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही अगर मान लीजिए कोई चार्ज मूव करता है तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा q बाई dl, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो किसी मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालेंगे तो ये आएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई qv साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। qv साइन थीटा अपॉन कितना हो गया आर स्क्वायर। ये देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई qv साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा अगर कोई चार्ज मूव करता है तो। अब मैग्नेटिक फील्ड की जरा दिशा बताते हैं, वही चीज होगा चाहे करंट मूव करे चाहे चार्ज मूव करे। तो ये देखिए इसके लिए क्या होता है, अगर चार्ज ऐसे मूव कर रहा है अंगूठे की डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड पाम के परपेंडिकुलर होता है। राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये ऐसे दिया है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा इनवर्ड हो जाएगा। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो गया, ये इनवर्ड हो गया। तो जो ये लाइन बोला है कि इट इज द अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब क्या इसको और इसको मिलाने वाली लाइन के अलोंग है, नहीं इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फिर बोला है इट ओबे इनवर्स क्यूब लॉ, नहीं ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को रिप्रेजेंट करता है। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ को रिप्रेजेंट करता है। अब जरा इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं, वेक्टर फॉर्म इसका क्या होता है। चलिए भाई इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म देखते हैं b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन कितना हो गया आर क्यूब हो गया। क्यों सही है, आर क्यूब हो गया। ये देखिए इनवर्स क्यूब लॉ नहीं है, इनवर्स क्यूब लॉ नहीं है, ठीक है ना, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ही बोला जाएगा, वो तो वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब देखिए यहां पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप वेक्टर में पढ़े होंगे, वेक्टर में पढ़े होंगे वेक्टर ए क्रॉस बी। ये देखिए अगर वेक्टर ए ऐसे रहता है, वेक्टर बी ऐसे होता है, तो याद रखिएगा वेक्टर ए क्रॉस बी की जो दिशा होती है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। क्यों, इसको आपने पढ़ा है, ठीक है। ए बी ऐसे है तो ए क्रॉस बी की दिशा हमेशा उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ है तो टाउ की दिशा आर और एफ के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। ऐसे ही यहां पर बी जो है वह बी क्रॉस आर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लीजिए ये बी हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, और ये क्या हो गया, ये वेक्टर आर हो गया। ये देखिए ये वेक्टर बी हो गया, ये आर हो गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, याद रखिएगा ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वह इनके प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी बी परपेंडिकुलर टू बी, देखिए क्या हो गया, बी परपेंडिकुलर टू बी हो गया और बी परपेंडिकुलर टू बी आर हो गया। देखिए यहां दोनों चीजें सही हो गई कि नहीं, यानी मैग्नेटिक फील्ड बी के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड आर के भी परपेंडिकुलर है। देखिए देखिए, तो इसलिए ये क्या है, ये वाला गलत है कि नहीं, क्या यहां पैरेलल होगा, ये गलत है। तो बी परपेंडिकुलर टू बी सही होगा कि नहीं। देखिए ये भी क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये बी पैरेलल बता रहा है, बी पैरेलल आर बता रहा है। ये जो सेंटेंस है, लेकिन है क्या, बी परपेंडिकुलर टू आर है, इसका मतलब क्या होगा, ये गलत होगा। कौन सा सही होगा, इसमें ए वाला सही होगा, ठीक है। तो ये 4.2 में कौन सा सही है, ए। अब 4.3 देखते हैं। चलिए 4.3 क्वेश्चन देखिए। करंट कैरिंग वायर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r is placed in the xy plane with center at the origin. Half of the loop with x is greater than 0 is now bent so that it is now lies in the yz plane. सबसे पहले हम प्लेन देख लें। देखिए प्लेन क्या है, एक्स वाई प्लेन क्या है, सभी लोगों को पता है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जो होता है वह जेड एक्सिस होता है। इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन कहते हैं। और वाई जेड प्लेन क्या होता है, देखिए वाई जेड प्लेन क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको वाई जेड प्लेन कहा जाता है। ये वाई जेड प्लेन हो जाएगा। जैसे ये जेड एक्सिस हो गया तो ये वाई जेड प्लेन हो जाएगा, ये वाला जो हो गया ये वाई जेड प्लेन हो गया। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, ठीक है, कि एक करंट कैरिंग लूप है। ये देखिए करंट कैरिंग लूप है, कोई भी करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, उसको ऐसा बेंट किया जा रहा है, हाफ ऑफ द लूप, इस लूप का आधा
वाईजेड प्लेन में चला जा रहा है, इस लूप का आधा जो है वह वाईजेड प्लेन में चला जा रहा है। ठीक है, अब जैसे क्या कहने का मतलब है, इस लूप का आधा वाईजेड प्लेन में चला जा रहा है तो क्या है, अब देखिए जरा इसको, जैसे ये इस प्रकार से है लूप, ये मतलब सर्कुलर है, ठीक है, लेकिन ऐसा बेंड किया जा रहा कि ये ऐसे हो जा रहा है, ये देखिए ऐसे इस प्रकार से, मतलब आधा पोर्शन एक्स वाई में रह रहा है और आधा पोर्शन ये वाई जेड में, मतलब दोनों प्लेनों के बीच का एंगल क्या 90 डिग्री हो जा रहा है, देखिए 90 डिग्री हो जा रहा है, मतलब वाई जेड प्लेन में चला जा रहा है ये वाला पोर्शन। तो कह रहा था मैग्नेटिक मोमेंट डज नॉट चेंज, मैग्नेटिक मोमेंट डिमिनिशेस, यानी मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड एट 0 0 जेड, ठीक है, जेड इज ग्रेटर देन आर इंक्रीजेस। तो पहली बात याद रखिए, पहले हम जरा सी और डी को हम देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ये देखिए ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2। मतलब अगर हम सर्कुलर एक्सिस पे जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज करती है। तो ये जो इंक्रीज और अनचेंज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये तो रहेगा ही नहीं। ठीक है भाई, वेक्टर सम भी करेंगे तो भी वह क्या करेगा, डिक्रीज ही करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ठीक है, ये देखिए म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2 होता है। ऐसे यक्स इंक्रीज, यक्स की जगह जेड है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। तो ये सी और डी आंसर नहीं होगा। अब आते हैं मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। कोई भी करंट लूप होता है उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है और मैग्नेटिक मोमेंट की दिशा हमेशा उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। जैसे मान लीजिए इसमें करंट अगर ऐसे है तो ये देखिए ये मैग्नेटिक मोमेंट उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। देखिए करंट अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक मोमेंट उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, यानी यम इक्वल टू क्या होता है, आई ए। अब जब इसको बेंड कर दिया गया तो ये देखिए आधा पोर्शन, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में रहेगा, ये देखिए एक्स वाई प्लेन में हो गया और एक जो हो गया वो वाई जेड प्लेन में हो गया कि नहीं। तो प्रत्येक का मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, m/2 हो गया, m/2 हो गया। ये देखिए जब उसको बेंड किया गया तो मैग्नेटिक मोमेंट m/2 हो गया और इनके जो मैग्नेटिक मोमेंट होंगे वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि जो एक्स वाई प्लेन वाला होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर होगा और जो वाई जेड प्लेन वाला होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इधर होगा। तो बताइए क्या दोनों मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। और जब हम नेट निकालेंगे, ये देखिएगा जब नेट निकालेंगे तो यम डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में m/2 का होल स्क्वायर प्लस m/2 का क्या होल स्क्वायर, या यम डैश इक्वल टू क्या होगा, m/2√2 या m/√2। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इस मैग्नेटिक मोमेंट से कम आ रहा है। तो क्या कहा है, द मैग्नेटिक मोमेंट डज नॉट चेंज, नहीं मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो रहा है। और जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है वह क्या रहा, देखिएगा रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है वह क्या कर रहा है भाई, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट यहां पे डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, बोलिए, डिक्रीज कर रहा है यहां पे। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका कौन सा 4.3। अब 4.4 की तरफ चलते हैं। चलो भाई 4.4 की तरफ चलते हैं। देखो 4.4 क्या कर रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज द प्रोजेक्टेड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू। कौन सा, मतलब क्या कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है सोलिनॉइड से एक्सिस के थ्रू मूव कर रहा है। तो चलिए थोड़ा देख लिया जाए सोलिनॉइड के बारे में, तब जाके ऑप्शन को देखा जाए, क्योंकि अगर आपको सोलिनॉइड के बारे में जानकारी है तो तुरंत इसका ऑप्शन आप बता देंगे। ये देखिए ये सोलिनॉइड होता है, इस तरह से ये करंट कैरिंग सोलिनॉइड है। ये करंट कैरिंग सोलिनॉइड है और ये करंट कैरिंग सोलिनॉइड है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, देखिए इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऐसे देखो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड होती है। यहां पे ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड होती है। करंट कैरिंग सोलिनॉइड है और इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होती है। देख रहे हैं किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब उसके बाहर नहीं मैग्नेटिक फील्ड होती है,
सॉलिनॉइड के एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। ये सॉलिनॉइड के एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। और सॉलिनॉइड के एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है इनफाइनाइट लेंथ के कारण, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है इनफाइनाइट लेंथ के कारण। अब कहा कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रवेश कर रहा है, तो ये बताइए अगर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है तो वेलोसिटी जो है वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है। जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन एक इसमें प्रवेश कर रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है तो वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है। ये बताओ अगर वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फोर्स क्या होगा, आप ही बताइए, ठीक है। यानी थीटा इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी फोर्स एफ इक्वल टू क्या हो गया, माइनस क्या ई वी बी साइन जीरो, यानी फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन सॉलिनॉइड के एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स क्या हो गया, जीरो। फोर्स अगर जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, या स्पीड उसकी क्या हो गई, यानी v क्या हो गया, वहां पे कांस्टेंट हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन यहां पे जीरो हो रहा है, तो v कांस्टेंट हो गया। अब देखिए अगर v कांस्टेंट हो गया तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। द इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड ऑन द एक्सिस, होगा, नहीं होगा, समझ रहे हैं। अगर थोड़ी भी थियरी जानेंगे तो आप क्वेश्चन बड़े आराम से लगा लेंगे, थोड़ी सी थियरी। और ये देखिए बेसिक थियरी है, द इलेक्ट्रॉन्स पाथ विल बी सर्कुलर अबाउट द एक्सिस, नहीं सर्कुलर होगा ही नहीं। द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एट 45 डिग्री एंड एग्जीक्यूट हेलिकल पाथ, नहीं, ठीक है। जब परपेंडिकुलर मूव करता है चार्ज पार्टिकल तब सर्कुलर पाथ मूव करता है, जब 45 थीटा एंगल पे मूव करेगा तब जाके ये करता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर डी वाला होगा, द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी along the axis of solenoid। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है बेटा, नोट करिए। चलिए देखिए 4.5 और 4.6 देख लिया जाए, दोनों बड़े सिंपल क्वेश्चन है। करा कि इन ए साइक्लोट्रॉन ए चार्ज पार्टिकल, तो सबसे पहली चीज साइक्लोट्रॉन के बारे में आपको मालूम होगा, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करता है, हैवी चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करता है, वह साइक्लोट्रॉन होता है। साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे होता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सिलरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन चाहे डीज लिया जाए चाहे कुछ भी लिया जाए, अगर उसका आपको डायग्राम पता होगा तो उसमें इस तरह से, ये देखिए ये डी शेप के दो डीज होते हैं, ठीक है। और कोई भी चार्ज पार्ट के लिए हाई टेंशन अल्टरनेटिंग करंट से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। और जब चार्ज पार्टिकल को इसमें छोड़ा जाता है तो ये देखिए सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड जो होता है टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यूबी, या फ्रीक्वेंसी क्यूबी अपॉन 2 पाई एम होता है। तो यहां पर क्या है, पहला ऑप्शन अंडरगोज एक्सिलरेट ऑल टाइम। देखिए चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ होगा, पाथ उसका सर्कुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सिलेशन प्रोवाइड करता है, मैग्नेटिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण उसकी वेलोसिटी चेंज होती है और वह हमेशा अंडरगोज एक्सिलरेशन ऑल टाइम, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। और फिर करा बी स्पीड अप बिटवीन द डीज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, डीज के बीच ही नहीं, वह कहीं भी होगा वह एक्सिलरेट करेगा। स्पीड अप इन डीज नहीं, स्लो डाउन विद इन डीज एंड स्पीड अप बिटवीन डीज, कुछ नहीं, ये कोई सही नहीं है। ये क्या होगा, कहीं भी होगा, अंडरगोज एक्सिलरेट ऑल द टाइम, ठीक है, हमेशा वो क्या है, एक्सिलरेशन करेगा। फिर क्या करा भैया, ये देखिए करा सर्कुलर लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम इज, ये देखिए क्वेश्चन है 4.6 का रहा है, ए सर्कुलर लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, एक सर्कुलर लूप है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर लूप है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या दिया गया, एन आर्बिट्ररी ओरिएंटेशन इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी, द वर्क डन टू रोटेट द लूप बाई 30 डिग्री अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। जैसे देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए,
आप किसी भी लूप को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने का फार्मूला पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड दी गई है और ये लूप का प्लेन है, मान लीजिए लूप का प्लेन जो है, ठीक है, लूप का प्लेन है, ये मैग्नेटिक मोमेंट से कितना एंगल बना रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड से ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड से ये कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। अब मान लीजिए करंट लूप को हमने इस प्रकार से कर दिया, करंट लूप को हमने इस प्रकार से कर दिया, देखिए करंट लूप को हमने इस प्रकार से कर दिया। तो जब करंट लूप को हमने इस प्रकार से कर दिया तो ये बताइए, ठीक है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, अब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो कितना एंगल बनाएगा, थीटा 2। इस दशा में जो वर्क डन होता है W = mv, क्या, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, cos थीटा 2 होता है। यानी क्या कहने का मतलब है, अगर इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, देखिए इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, ठीक है, इस प्रकार से अगर मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, ये मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, तो लूप को ऐसे रोटेट, ये जैसे लूप है तो लूप को अगर ऐसे हम रोटेट कराते हैं, जैसे थीटा 1 एंगल पे है, ये देखिए, ठीक है, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 एंगल पे रोटेट करा रहे हैं, ठीक है, तो वर्क डन W = क्या होगा, mv cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होगा। इस तरह का आपने पढ़ा है। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि द मैग्नेटिक लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम इज एन आर्बिट्रेरी ओरिएंटेशन इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। द वर्क डन टू रोटेट द लूप बाय 30 डिग्री अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मतलब ये कह रहा है कि हम जो लूप को है वह, जैसे ये हाथ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए हाथ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे नहीं रोटेट कर रहे हैं, ऐसे नहीं रोटेट, हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ये देखिए ये उसी प्लेन में हम रोटेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसी प्लेन में, ध्यान दीजिएगा, उसी प्लेन में हम इस प्रकार से रोटेट, जैसे अगर ऐसे होता, ये देखिए ये हाथ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे अगर हम रोटेट करते हैं तो W = mv cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 आता है। और अब हम क्या कर रहे हैं, इसी प्लेन में रोटेट कर रहे हैं, ये देखिए ये लाइन देखिएगा, द वर्क डन टू रोटेट लूप बाय 30 डिग्री, जैसे ऐसे है, ये देखिए ये प्लेन है, और कैसे, ऐसे नहीं रोटेट कर रहे हैं, ऐसे, ये 30 डिग्री हमने रोटेट कर दिया, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब इसी के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे 30 डिग्री रोटेट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, कोई वर्क डन नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, यहां कोई वर्क डन नहीं होगा। जैसे इस तरह से लूप है, इस लूप को यही 30 डिग्री मतलब किसी प्लेन में ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो कोई वर्क डन नहीं होगा, यहां पे वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। कितना वर्क डन होगा, 0 होगा। बात तो समझ रहे हैं ना, ठीक है। कई बच्चे इसी को क्या है 30 डिग्री यहां पे यूज करके लगा देते हैं, लेकिन ये कब होता, जब भाई ऐसे होता ना इस तरह से 30 डिग्री, लेकिन ये क्या कह रहा है, उसी एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में ही ऐसे रोटेट कर दे रहे हैं, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, ऐसे देखिए रोटेट कर रहे हैं ऐसे, और ऐसे अगर रोटेट करते हैं तो कोई वर्क नहीं होगा, घुमाते जाइए ऐसे, कोई वर्क नहीं होगा, ठीक है। जैसे हाथ में एक छल्ला लेके इस तरह से घुमाते जाइए, कोई वर्क नहीं होगा। कैसे होगा, लूप जब मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे ऐसे रोटेट करेगा तब वर्क होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4.6, जिसका आंसर डी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलो 4.7 और 4.8 क्वेश्चन ये देख लेते हैं एग्जाम्पलर का। इसके पहले मैं 3 चैप्टर का एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन में दे चुका हूं। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और तीसरा इलेक्ट्रिक करंट। चौथा आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का हो रहा है। और इसके पहले मैं 3 चैप्टर नीट के भी प्रीवियस ईयर का 2019 से लेकर 2013 तक सॉल्यूशन दे चुका हूं, 2019 से लेकर 2013 तक, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का, और इलेक्ट्रिक करंट का मैंने 2 पार्ट में बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब बेटा मैग्नेटिज्म का, ठीक है, एक बार ये सारी चीजें हो जाएंगी, फिर उसके बाद जेई का, फिर आईआईटी का, इस तरह से मैं सोल्यूशन सबका बनाता जाऊंगा और यूट्यूब पे अपलोड करता जाऊंगा, और आप लोगों के लिए बहुत ही क्या है हेल्पफुल होगा अगर इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए थियरी सब आप जानते हैं, लेकिन कैसे प्रॉब्लम लग रहे हैं इसको समझिए, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। तो अब देखिए बेटा क्या करा कि द गायरोमेट्रिक मैग्नेटिक, ठीक है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड एच एटम अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल इज। तो सबसे पहले ये गायरोमैग्नेटिक होता क्या है, ये क्या चीज है, जैसे सर ये वाले से गायरोमैग्नेटिक रेशियो, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो होता है। जैसे कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट
और एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, ये रेशियो होता है। ठीक है, तो चलिए अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, देखिए चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है जिसका रेडियस r है, देखिए चार्ज q है, इसका मास m है, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, तो गायरोमैग्नेटिक क्या होता है, उसके मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो होता है। मैग्नेटिक मोमेंट होता है Ia और एंगुलर मोमेंटम होता है, आप जानते हैं mvr होता है। अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, Ia q/t हो गया, एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, और ये mvr हो गया। चलिए भाई, टी क्या होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक सर्कुलर पाथ घूम लेगा तो देखिए टी क्या होता है, q पाई आर स्क्वायर, टी जो होता है एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी 2 पाई आर अपॉन जिस वेलोसिटी से वह चलेगा v हो गया, ये हो गया mvr। अब देखिए पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, v से v कट गया, ठीक है, एक r से एक r कट गया। तो ये बताइए ये क्या आ गया, गायरोमैग्नेटिक क्या आ गया जी, गायरोमैग्नेटिक क्या आ रहा है रेशियो, क्या आ रहा है ये आ रहा है q बाई कितना 2m। ठीक है, देखिए q बाई 2m आ रहा है कि नहीं, मतलब गायरोमैग्नेटिक रेशियो का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो। तो ये देखिए कितना आ रहा है, q बाई 2m आ रहा है, यानी q बाई 2m आ रहा है। तो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑर्बिट इट इज इन और निगेटिव पॉजिटिव इंक्रीज विद द क्वांटम नंबर। तो अब ये बताइए ये किसके लिए, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, ये अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये निगेटिव आ जाएगा कि नहीं। जैसे अगर प्रोटॉन रहता तो ये प्लस रहता, इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस में आ जाएगा तो क्या करा, इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑर्बिट इट इज इन। तो बताइए क्या आर पे निर्भर कर रहा है, नहीं आर पे निर्भर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन सही है। और ये बताइए क्या इसकी वैल्यू निगेटिव है, हाँ ये भी सही है, क्या इसकी वैल्यू निगेटिव है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये ए और बी सही है, सी और डी क्या है, क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, सी और डी यहाँ पे क्या है, गलत है। ठीक है भाई, समझ गए, काफी इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह का क्वेश्चन फिर बन सकता है। अब देखिए 4.8 देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक है, 4.8 काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए भाई 4.8 पे चलते हैं। मोर देन वन ऑप्शन सही है इसमें। 4.8 का कंसीडर ए वायर कैरिंग ए स्टडी करंट आई प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टू इट्स लेंथ, कंसीडर द चार्ज इनसाइड द वायर। It is known that magnetic force do not work. This implies that, क्या ये imply करेगा, motion of charge inside the conductor is unaffected by a magnetic field since they do not absorb energy. Some charge inside the wire move to the surface as result of B. If wire moves under influence of B, no work is done by the force. If wire moves under the influence of B, no work done by magnetic force assumed fixed within the wire. चलिए देखते हैं क्या कहता है। देखिए बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को हॉल इफेक्ट कहा जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को हॉल इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसे हॉल ने क्या किया था, जैसे नॉर्मल अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो फोर्स एफ इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा होता है। अगर कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उसमें फोर्स एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल किसी करंट कैरिंग वायर के अंदर होते हैं, उनपे जो फोर्स निकाला था वो हॉल साहब ने निकाला था, इसीलिए इसको हॉल इफेक्ट कहते हैं। अब हम मान लेते हैं कि ये जो, ठीक है, ये जो करंट कैरिंग वायर है वह इस शेप का है। ये करंट कैरिंग वायर, ये देखिए इस तरह का ये शेप का करंट कैरिंग वायर है। देखिए करंट कैरिंग वायर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड दी गई है मान लीजिए इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है। ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड इसके लेंथ के परपेंडिकुलर हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब मान लीजिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है,
इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं। तो सपोज करिए इलेक्ट्रॉन जो है वह इसके अंदर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या है इसके अंदर मूव कर रहा है। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन क्या है मूव कर रहा है। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से ऐसे मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए बैटरी का क्या होगा, ये इस तरह से भाई करंट कैरिंग वायर होगा, तो ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा होगा, ये बैटरी का नेगेटिव सिरा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव सिरे की तरफ भागते हैं। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है, ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो अब जरा देख लेते हैं इस पे फोर्स कैसे लगेगा भाई, फोर्स किस दिशा में लगेगा। तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 सबको मालूम होगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, अंगुलियां मैग्नेटिक फील्ड बताती हैं, पॉजिटिव आयंस ऐसे ये अंगूठे के डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन इधर से जाता है, टिप से जाता है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो पाम के परपेंडिकुलर होता है। कैसे होता है, पाम के परपेंडिकुलर होता है, जो मैग्नेटिक पाम के परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरह से ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लग रहा है, क्या लग रहा है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और इलेक्ट्रॉन देखिए इधर टिप से जा रहा है। तो ये बताओ मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा। ये देखो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, बोलो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो किस दिशा में होगा, मैग्नेटिक फोर्स आपका इधर की तरफ होगा। ये मतलब अगर ये एक्स होता है, ये वाई होता है, तो ये क्या होगा, जेड होगा। ठीक है, तो यानी ये बताइए क्या मैग्नेटिक फोर्स जो है इस चार्ज को सरफेस पे लाने की कोशिश करेगा कि नहीं। तो जैसे ये जाएंगे तो इनके पाथ को डेविएट करेगा कि नहीं, सरफेस पे लाने की कोशिश कर, देखिए ऊपर लग रहा है, तो क्या सरफेस पे लाने की कोशिश करेगा कि नहीं। तो अब जरा ऑप्शन को देख लेते हैं कि मोशन ऑफ चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज अनअफेक्टेड। कहां अनअफेक्टेड है भैया, जब फोर्स उस पर लग रहा है तो अनअफेक्टेड नहीं होगा ना, अफेक्टेड होगा ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। बी कह रहा सम चार्ज इनसाइड द वायर मूव टू द सरफेस एज ए रिजल्ट ऑफ बी। ठीक है, तो मतलब क्या कर रहा है, कुछ चार्ज जो है इनसाइड द वायर मूव टू द सरफेस एज ए रिजल्ट ऑफ बी। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के कारण कुछ चार्ज सरफेस पे, मतलब ये चार्ज सरफेस पे आ जाएगा कि नहीं, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। फिर सी और डी देखिए, सी और डी लगभग दोनों एक ही चीज लग रहे हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा बेसिक अंतर है। यहां पे देखिए खाली फोर्स की बात कर रहा है, और यहां पर देखिए मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा है। देखिए दोनों में ध्यान दीजिएगा विशेष, मतलब ये कहा है कि अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ बी नो वर्क इज डन बाय द फोर्स। ठीक है, मतलब अगर वायर मूव कर रहा है तो फोर्स के कारण कोई वर्क नहीं होगा, और ये कह रहा है कि अगर वायर मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण कोई वर्क नहीं होगा। हो सकता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही, जाहिर सी बात है। ठीक है, अरे भाई अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल तक होती है। तो ये बताइए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं, और ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया कि नहीं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। तो ये बताइए इस चार्ज को ले जाने में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है कि नहीं, हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। तो ये क्या लिखा है कि द वायर मूव्स अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ बी नो वर्क इज डन बाय फोर्स। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्यों, ठीक है नहीं सही है, ये वाला गलत है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, और अभी आप देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स के कारण वर्क जीरो हो रहा है। इस वजह से यहां ऑप्शन सी क्या है, गलत है, क्योंकि फोर्स नाम लिया है, अब पता नहीं कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नेटिक फोर्स, कुछ कहा नहीं है। ठीक है, तो हमको संशय में रख रहा है, तो इसलिए सी ऑप्शन गलत है। अब डी क्या कर रहा है, इफ द वायर मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बी नो वर्क इज डन बाय मैग्नेटिक। तो ये देखिए फोर्स क्या, वर्क क्या होता है, ये देखिए मैग्नेटिक फोर्स इनटू ये क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स और इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बोलो भाई परपेंडिकुलर है, तो ये बताइए मैग्नेटिक फोर्स के कारण क्या होगा, एफएम डीएल कॉस 90 डिग्री। इसका मतलब यहां पे वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। यानी इफ वायर मूव्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ बी, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ बी नो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, इसका मतलब यहां पे डी ऑप्शन जो है ये सही है। डी ऑप्शन क्या है बेटा, यहां पे सही है। ठीक है, तो बात समझ में आया, ये आपका हो गया 4.8। अब 4.9 की तरफ चलते हैं। 4.9 एंड 4.10 पे चलिए। 9वां और 10वां क्वेश्चन मोर देन वन ऑप्शन का है, एक एम्पियर सर्कुलर लॉ का है, एक आपका मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन से लगाएंगे तो उसके इर्द गिर्द की थियरी भी आ जाएगी। अब क्या कर रहा है कि टू आइडेंटिकल करंट कैरिंग वायर, सबसे पहली चीज
इसको बताने के पहले जैसे एम्पियर सर्कुलर लॉ आपको आना चाहिए। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है, जैसे कोई भी क्लोज लूप होता है उसमें कोई अगर करंट कैरिंग वायर है, ये देखिए कोई भी करंट कैरिंग वायर है, I1 है, I2 है, बाहर का नहीं, तो ये होता है B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा क्या I। इसी को एम्पियर सर्कुलर लॉ कहते हैं। B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा I, इसी को एम्पियर सर्कुलर लॉ भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है, टू आइडेंटिकल करंट कैरिंग कोएक्सियल लूप। कोएक्सियल का मतलब क्या होता है, उनका एक्सिस सेम होता है, ऐसे इस प्रकार से कोएक्सियल लूप। ठीक है, मतलब कोएक्सियल लूप का मतलब इस प्रकार से ऐसे 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 उनके एक्सिस सेम रहेंगे। ये देखिए इस प्रकार से ऐसे ये सेम रहेगा, उनका एक्सिस सेम रहता है कोएक्सियल लूप, मतलब उनके एक्सिस जो रहेंगे वह क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो देखिए कोएक्सियल लूप है, इस तरह से कोएक्सियल लूप बना हुआ है, ये कोएक्सियल ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। इनमें करंट ऐसे जा रहा है तो इनमें करंट ऐसे जा रहा है, यानी करंट का डायरेक्शन इसमें क्या है, अपोजिट है। मतलब एक में प्लस आई करंट है तो दूसरे में क्या है, माइनस आई करंट है। फिर कह रहा है कि करंट आई इन द अपोजिट डायरेक्शन, ए सिंपल एम्पीरियन लूप पासेस थ्रू बोथ ऑफ देम वंस कॉलिंग द लूप एज सी। एक सिंपल एम्पीरियन लूप, मतलब एक एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा, जैसे ये क्लोज इमेजिनरी लूप जैसे गॉस थ्योरम में बनता है, तो ऐसे ही यहां पे सिंपल एम्पीरियन लूप एक बन रहा है। तो मान लीजिए ये लूप जो है इस तरह से ऐसे ये लूप हम बनाते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब कह रहा है कि क्या B डॉट dl इक्वल टू प्लस माइनस 2 म्यू नॉट आई। तो पहली बात याद रखिए, यहां B डॉट dl कितना हो जाएगा, B डॉट dl। अब देखिए इसमें करंट एक दूसरे को उल्टा पुल्टा है, तो ये म्यू नॉट आई माइनस आई, यानी B डॉट dl क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताइए क्या B डॉट dl 0 हो गया कि नहीं। तो ये कह रहा है कि B डॉट dl इक्वल टू प्लस माइनस 2 म्यू नॉट आई, इसका मतलब गलत बोल रहा है। फिर B डॉट dl इज इंडिपेंडेंट ऑफ C, मतलब B डॉट dl जो है ये जो C है उससे इंडिपेंडेंट है। देखिए C पे डिपेंड कोई कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट है, ये सही है। फिर C बोला है B परपेंडिकुलर टू dl। ये बताइए अगर B डॉट dl 0 होगा तो वेक्टर का क्या होता है, जो डॉट प्रोडक्ट आपने देखा होगा कि दो वेक्टरों का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी B परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, dl हो जाएगा। यानी B परपेंडिकुलर मतलब ये जो स्मॉल एलिमेंट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आएगी। आप इस तरह से भी देख लेते हैं, ये अगर सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है तो देखिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेट की परपेंडिकुलर आएगी कि नहीं। ये देखिए अगर ये थंब रूल लगाते हैं तो इस तरह से अगर कोएक्सियल लूप है तो यानी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेट के परपेंडिकुलर आएगा ना। ठीक है, तो यानी B परपेंडिकुलर टू dl। फिर क्या कहा, B वैनिशेस एवरीवेयर ऑन C, मतलब इस C के प्रत्येक पॉइंट पे भी वैनिशेस गायब हो जाएगा। नहीं गायब नहीं होगा भाई, ये तो करंट कैरिंग वायर रहेंगे ना, तो भाई करंट कैरिंग वायर के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव रहेगा कि नहीं C के प्रत्येक बिंदु पर। भाई अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर कहीं है तो B डॉट dl तो 0 हो सकता है, जैसे कई बच्चे कहते हैं B डॉट dl 0 सो B इक्वल टू 0, तो B डॉट dl तो 0 हो सकता है, लेकिन करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का तो प्रभाव रहेगा, वो तो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहां पर ये एवरीवेयर ऑन C कह रहा, नहीं एवरीवेयर C पे वैनिश नहीं होगा, गायब नहीं होगा, यानी ये D वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है। तो ये जो हो गया 4.9, ये एम्पियर सर्कुलर लॉ से क्वेश्चन हो गया। किसी भी क्लोज लूप के अंदर B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा I, अपोजिट सेंस करंट होने के कारण I माइनस आई यानी 0 हो गया, B परपेंडिकुलर टू dl, और क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड C के प्रत्येक बिंदु पर वैनिश नहीं होगी, जरूर कहीं न कहीं होगी। ठीक है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पर B डॉट dl 0 है और B डॉट dl जो है वह C से इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब B और C यहाँ पर सही है। अब चलते हैं 4.10 पे। 4.10 पे क्या है, 4.10 देखो, कह रहा है क्यूबिकल रीजन, a cubical region of space is filled with some uniform electric field and magnetic field, and electron enter the cube across one of its face with velocity v
and a positron enters via opposite phase with velocity minus v at that instant. तो देखिए क्या है, एक क्यूबिकल रीजन है, कोई भी क्यूबिकल रीजन इस तरह से है। मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, सब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलिए मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया गया है, इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर कर रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर कर रहा है एक फेज से, और इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल आप जानते हैं पॉजिट्रॉन होता है, मास समान होता है, बस चार्ज अलग होता है। तो मान लीजिए एक पॉजिट्रॉन एंटर कर रहा है, ये देखिए पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन एंटर्स वाया अपोजिट फेज विद वेलोसिटी माइनस v, यानी वो माइनस v से अपोजिट एंटर कर रहा है, यानी ये हो गया पॉजिट्रॉन हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो सबसे पहली चीज ये बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो उसमें फोर्स क्या होगा, ये देखिए F इक्वल टू कितना हो जाएगा, F अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस ई, और यही अगर पॉजिट्रॉन होगा तो उसमें फोर्स कितना हो जाएगा प्लस ई हो जाएगा कि नहीं। तो क्या कर रहा है, कह रहा क्वेश्चन में कि द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द बोथ द पार्टिकल कॉज आइडेंटिकल एक्सीलरेशन। देखिए मैग्नीट्यूड में तो एक्सीलरेशन समान होगा, लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होगा, क्योंकि एक फोर्स निगेटिव है एक फोर्स पॉजिटिव है। तो मैग्नीट्यूड में तो एक्सीलरेशन समान है, लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होगा। किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो डायरेक्शन में अपोजिट होने की वजह से पहला ऑप्शन यहां पे क्या होगा, गलत होगा। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन बोथ द पार्टिकल कॉज आइडेंटिकल एक्सीलरेशन। मैग्नीट्यूड में तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन में सेम नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत होगा। फिर कह रहा था फोर्स ऑन द बोथ द पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द बोथ द पार्टिकल कॉज इक्वल एक्सीलरेशन। चलिए अब क्या कर रहा है कि द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द बोथ द पार्टिकल कॉज इक्वल एक्सीलरेशन, कॉज इक्वल एक्सीलरेशन। तो ये बताइए मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो फोर्स एक्सीलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी होता है, बोलो होता है कि नहीं। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ए किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स अपॉन मास, यानी क्या हो जाएगा माइनस क्यू, इसका बी हो गया, ये क्रॉस बी हो गया अपॉन बी हो गया। ये किसके लिए हो गया, इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। पॉजिट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, ये देखिए पॉजिट्रॉन के लिए क्या होगा, चार्ज तो पॉजिटिव ही रहेगा पॉजिट्रॉन का, ये माइनस होगा बी क्रॉस बी अपॉन ये देखिए माइनस को बाहर लाएंगे तो माइनस क्यू वी क्रॉस क्या कहेगा, बी अपॉन क्या हो जाएगा बी। आप क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन और पॉजिट्रॉन का एक्सीलरेशन, ठीक है, दोनों आपस में बराबर हो रहा है। किसके कारण, मैग्नेटिक फोर्स के कारण। मैग्नेटिक फोर्स के कारण हो रहा है कि नहीं, ये देखिए मैग्नेटिक फोर्स के कारण दोनों आपस में बराबर हो रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे जो है वह क्या होगा, सही होगा। ठीक है, सी क्या कर रहा है, बोथ पार्टिकल गेन और लूज एनर्जी एट द सेम रेट। तो चलिए कोई भी चार्ज पार्टिकल, देखिए अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उसकी एनर्जी क्या होते हैं, जरा देख लेते हैं एनर्जी। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो ये बताइए उसका रेडियस क्या होता है, R इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी होता है। आप जानते हैं K इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, या एम के टू एम के इक्वल टू क्या हो गया, एम बी हो गया रूट में, भाई दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया, या R इक्वल टू क्या हो गया, रूट में 2m के अपॉन क्यू बी हो गया। क्यों, या K इक्वल टू क्या हो गया, ये देखिए K दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, K इक्वल टू क्या हो गया, R स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 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 2m। ये देखिए अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, R स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m। अब मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे तो माइनस क्यू का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिट्रॉन के लिए करेंगे तो प्लस क्यू का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्या बताइए दोनों केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वह समान आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो क्या कर रहा, बोथ पार्टिकल गेन और लॉस एनर्जी एट द सेम रेट। तो बताइए क्या ये सी ऑप्शन सही है कि नहीं। अब डी क्या कर रहा है,
द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज डिटरमाइंड बाई बी अलोन, कि मतलब जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं उसके मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को केवल बी डिसाइड करेगा, ई डिसाइड नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज ये बताओ बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आएगा? नेट इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे, ये देखिए नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ये क्या आएगा? माइनस ई प्लस ई, यानी 0 आएगा। नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा चार्ज पार्टिकल? जरा बताओ नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा? ये देखो नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा? Fm। नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा? नेट मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा वह आएगा -2q v क्रॉस p आएगा। तो ये बताओ सेंटर ऑफ मास का मोशन कौन बताएगा? जो फोर्स होगा वही तो फोर्स बताएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण तो फोर्स खत्म हो जा रहा है, नेट फोर्स 0 हो जा रहा है। तो क्या ये सेंटर ऑफ मास का मोशन बताएगा? ये नहीं बताएगा। लेकिन ये बताइए क्या मैग्नेटिक फोर्स रह रहा है कि नहीं? बताइए क्या मैग्नेटिक फोर्स रह रहा है कि नहीं? तो क्या ये सेंटर ऑफ मास का मोशन बताएगा? क्या ये सेंटर ऑफ मास का मोशन बताएगा? तो हाँ, तो मोशन ऑफ सेंटर मास डिटरमाइंड बाई बी एलोन, केवल मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगा। ठीक है भैया, ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4.11 क्वेश्चन चलते हैं। इस ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी में भी पूछा गया है, जेई में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन सब में आया है, सब सॉल्व पेपर में देख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल वुड कंटिन्यू टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन रीजन वेयर, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो मतलब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दिया गया है, उसमें चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो कैसे कैसे, क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो मैग्नेटिक फील्ड 0 ना हो, या दोनों 0 हो? कैसी पॉसिबिलिटी होगी कि जहां पे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? इसके लिए थोड़ा सा आप देख लीजिए चार्ज पार्टिकल का पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर फोर्स की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होती है, और फोर्स F इक्वल टू QV होता है। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, ध्यान रखिए उसका स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, मोमेंटम, ऑल चेंज, सब कुछ चेंज होता है केवल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो। ठीक है, और अगर केवल मैग्नेटिक फील्ड होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर केवल मैग्नेटिक फील्ड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, जैसे ये देखिए अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो उसका पाथ सर्कुलर होता है। देखिए उसका पाथ क्या होता है? सर्कुलर होता है। ये देखिए उसका पाथ सर्कुलर होता है। तो अगर उसका पाथ सर्कुलर होता है तो ये देखिए स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट होती है, और क्या होता है? वेलोसिटी चेंज होता है, मोमेंटम चेंज होता है। मोमेंटम क्या होता है? और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो सकती है। लेकिन यही अगर मान लीजिए क्या हो, यही अगर मान लीजिए क्या हो, यही अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव करता है, ये देखिए चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव करता है तो उसपे मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? 0। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर 0 होता है तो स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, मोमेंटम, ऑल कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट होता है। ठीक है बेटा, ये सब कुछ कांस्टेंट होता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग एंटर करे तो याद रखिए स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, मोमेंटम, ऑल चेंज। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, याद रखिए स्पीड और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी लेकिन वेलोसिटी और मोमेंटम चेंज होगा। लेकिन हाँ, एक केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव कर रहा है तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा, उसकी स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, मोमेंटम ऑल कांस्टेंट होगा। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है E इक्वल टू 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का अब्सेंस हो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नॉट 0, तो उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है। अब चूंकि डायरेक्शन तो दिया नहीं है
तो मान लीजिए हम ये केस ना लेकर हम ये वाला केस मैग्नेटिक फील्ड का ले लें, तो क्या बताइए इस केस में मैग्नेटिक फील्ड अगर है और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो बताइए क्या उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं। तो क्या पहले ऑप्शन को हम टिक कर सकते हैं कि नहीं। फिर देखिए कह रहा है कि E 0 ना हो B 0 ना हो, दोनों ना हो। तो ये देखिए लॉरेंज फोर्स का नाम आपने सुना होगा, लॉरेंज फोर्स। ये देखिए लॉरेंज फोर्स FL इक्वल टू होता है QE प्लस QV क्रॉस B। ठीक है, अगर नेट फोर्स लॉरेंज फोर्स अगर 0 होता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों आपस में बराबर होते हैं। और उस दशा में क्या होता है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जिसके कारण चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 होता है और चार्ज पार्टिकल इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर मूव करता है। ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट है वही है c इक्वल टू E बाई बी। यहां पर v इक्वल टू क्या होता है, E बाई बी होता है। बताइए लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहती है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो तो मीडियम में चेंज होती है मीडियम के नेचर के कारण। तो अभी बताइए v इक्वल टू E बाई यहाँ पे क्या हो गया, b हो गया, यानी वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो गया, E बाई बी हो गया। और ये वेलोसिटी इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दिए हो लेकिन ये केस हो कौन सा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो याद रखिएगा चार्ज पार्टिकल उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर मूव करेगा और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो ये केस भी यहाँ पे क्या हो सकता है, सही हो सकता है, ये जो बी वाला केस है। फिर सी दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 लेकिन बी 0 हो। याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगी, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगी, तो याद रखिएगा उसका वेलोसिटी हर समय चेंज होगा। तो ये केस कभी हो ही नहीं सकता है, ये केस हो ही नहीं सकता है। और डी कह रहा है ना ई हो ना बी हो, अरे भैया ना हवा हो ना पानी हो, कुछ नहीं हो, तो इसका मतलब क्या है, वह कांस्टेंट वेलोसिटी से तो चलेगा ही। तो इसका मतलब डी वाला क्या होगा, सही होगा। ठीक है बेटा, इस तरह से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऑब्जेक्टिव में जो 11 क्वेश्चन थे वो पार्ट 1 में हमने खत्म कर दिए हैं। एक सीरीज चल रही है, जब इसके बाद पूरी फिजिक्स जब खत्म हो जाएगी तो पार्ट 2 में वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन इसमें चलेंगे। आई बात समझ में बेटा, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं उसी अनुसार मेरे अनुसार रिवीजन करते रहिए। अब इसी पे जो नीट के आए हुए क्वेश्चन होंगे उसका वीडियो आपके सामने आपके पास आएगा इसके बाद, तो पहले इसको लगा लीजिए। फिर नीट के कैसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 2019 से लेकर 2013 तक के मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन इसके बाद आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच बेटा आज के लिए।